किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत सूत्रों का होगा कि पिछले एपिसोड में हम इसके थर्ड टॉपिक की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका टॉपिक है शासक जमात और उसका दर्शन। इसके तहत हमने जाना कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह सत्ता का हस्तांतरण होता है और सत्ता अभिजात्य वर्ग के हाथ में चली जाती है, और इस अभिजात्य वर्ग ने इस देश की गरीब और मजलूम जनता के लिए भगवान, आश्वासन और राष्ट्रवाद के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। सभी संसाधनों की इस अभिजात्य वर्ग ने आपस में ही बंदरबांट कर ली है। ये अभिजात्य वर्ग बात तो करता है राष्ट्रवाद की, लेकिन इसकी मंशा किसी विकसित देश की नागरिकता हासिल कर लेने की होती है और वहीं जाकर बसने की होती है। ये बात तो करता है विश्व गुरु बनने की, लेकिन इनके सभी बच्चे जो हैं वो विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री उठाते हैं। ये बात तो करते हैं वेदों की कि वेदों में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन हकीकत यह है कि वैज्ञानिक आविष्कार में एक सुई तक का आविष्कार भी इस भारत में नहीं हुआ है। इसरो की सफलता पर उसरो वाले बड़े खुश होते हैं और सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि यदि अंग्रेजों का शासन हम पर नहीं होता तो वैज्ञानिक और तर्कशील सोच से हम कोसों दूर रहते। उसके बाद किशन पटनायक जी एक और खास चर्चा को लेते हैं कि किस तरीके से इतिहास लेखन में यहाँ पर हमेशा ही चोरी होती रही है। इतिहासकार के साथ साथ जितने भी साहित्यकार हैं, वकील हैं और बड़े बड़े आर्मी के जनरल वगैरह हैं, उन सब की मंशा जो होती है इस देश का दोहन करने की होती है। इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा करी थी और इन सबको वैज्ञानिक मानसिक तौर से विक्षिप्त किशन पटनायक जी ने बताया था। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि विकसित देश जब कोई कायदा कानून बनाते हैं तो विकासशील देशों का जियो पॉलिटिक्स के तहत उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वैसे तो आज का सारा गैर यूरोपियन सामूहिक सांस्कृतिक स्तर पर पश्चिम का अनुयायी है, लेकिन भारत उन देशों में से है जिसने लंबी दास्ता के कारण राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से परावलंबी होकर अपनी सोच को सड़ाया है। मतलब ये लोग हमेशा ही पिछलग्गू बने रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो। चीन और जापान लंबे समय तक पराधीन नहीं रहे हैं। पिछले एपिसोड में इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं और भी ज्यादा। चीन में माओ के प्रति जितनी श्रद्धा थी, भारत में गांधी के प्रति उतनी ही श्रद्धा थी। लेकिन चीन के बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवियों का बड़ा हिस्सा माओ की बात मानकर इसके लिए तैयार हो गया कि एक लंबी मुद्दत के लिए आधुनिक उपभोक्तावाद से अलग रहना होगा। निजी मोटर गाड़ी और आधुनिक उपभोग वस्तुएं प्रचलित नहीं होंगी तो वे गंवार और गैर वैज्ञानिक समझ लिए जाएंगे। इसका उन्हें मलाल कभी नहीं था। सिर्फ तानाशाही के कारण बताकर चीनी दिमाग और भारतीय दिमाग के इस फर्क को नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर जो चीन के माओवादी थे उनकी तारीफ ये लिख रहे हैं कि उन लोगों ने ये किया कि संसाधनों का जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम करेंगे। नीचे के जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं वहां तक इन संसाधनों को पहुंचाया जाएगा। जब सभी लोग साधन संपन्न हो जाएंगे उसके बाद हम अपने देश की तरक्की करेंगे। सबसे पहले संसाधनों का सबसे निचली पायदान तक पहुंचना जरूरी है। इन दिनों भारत का औसत बुद्धिजीवी यह कहता सुनाई देता है कि चीन के उदारीकरण को मान लिया गया है, हम कैसे नहीं मानेंगे। मतलब चीन ने उदारीकरण को मान लिया है, मतलब लिबरलाइजेशन का समर्थन जब चीन करने लगा है तो फिर हम ही क्यों पीछे रहें। यानी हम चीन से ज्यादा साहसिक और समझदार नहीं हो सकते। हम हमेशा से ही मानते रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं, हम हमेशा दूसरों के ही पिछलग्गू बनेंगे। दूसरा ऐसा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। इस तर्क का दूसरा पहलू भी है। कहने वाला इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि चीन की आर्थिक स्थिति भारत से भिन्न है। चीन ने अपने ऊपर विदेशी कर्ज का पहाड़ नहीं खड़ा कर रखा है, इसलिए विदेशी पूंजी आते ही विदेशी दबाव के सामने चीन झुकेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने आधुनिकताकरण को न अपनाकर सबसे पहले संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अपनाया। इसलिए विदेशी पूंजी आते ही विदेशी दबाव के सामने चीन झुकेगा नहीं। भारत ने तो गैट संधि पर हस्ताक्षर कर लिया, लेकिन बौद्धिक संपत्ति के अधिकार के सवाल पर चीन अड़ा हुआ है। फरवरी 1995 विद इन ब्रैकेट्स में है ये, शायद ये आर्टिकल इस समय लिखा गया होगा। तर्क और निर्णय दोनों स्तरों पर गुलाम का दिमाग कमजोर होता है। वह कुशाग्र बुद्धि का हो सकता है, लेकिन
जहां विचार से निर्णय निकालना पड़ता है वहां आश्चर्यपूर्ण ढंग से तर्क की गलती करता है। और इसी तर्क की गलती हमने पिछले एपिसोड के अंत में जानी थी कि राम गोरा है, रहीम भी गोरा है, तो राम और रहीम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस तरह के गलत तर्क करके ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को भी कंफ्यूज्ड करते हैं, या यूं कहूं कि जानबूझकर अपने ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि दोनों तरफ की बातों को ये सुनते हैं ताकि दोहरी गलतफहमी ये लोग पैदा कर सकें। तो ये हुआ इतिहास और विचारों में बेईमानी। आखिरकार गुलामी एक अस्वाभाविक स्थिति है। स्वभाव से आदमी आजाद है। एक लंबे समय तक अगर कोई समूह विद इन ब्रैकेट या व्यक्ति गुलाम रह जाएगा तो उसका व्यक्तित्व बीमार हो जाएगा, कुछ चीजों में वह अपंग हो जाएगा। जानबूझकर कोशिश करके ही कोई समूह इस प्रकार मानसिक ग्रंथि से उबर सकता है। उबरने के लिए पहला कदम यह होगा कि वह इसके बारे में सचेत हो कि उसकी विचार, बुद्धि और इच्छाएं अभी तक गुलामी से ग्रस्त हैं। मतलब सबसे पहले तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए, तभी फर्दर ग्रोथ की गुंजाइश आपके अंदर रहती है। यदि आप उल्टे सीधे लॉजिक देकर एक लॉजिकल बैटल को जीतने की कोशिश करते रहेंगे बजाय अपनी गलती मानने के, तो आप कभी भी तरक्की कर ही नहीं सकते। आजादी के आंदोलन का हर एक नेता और कार्यकर्ता राजनीतिक दास्ता के बारे में सचेत था, लेकिन बौद्धिक तथा आर्थिक दास्ता के बारे में उसकी समझ गहरी नहीं थी। वह सोचता था कि जो भी बौद्धिक या आर्थिक दास्ता है वह राजनीतिक दास्ता का ही प्रतिफलन है, अतः राजनीतिक दास्ता से मुक्त होना ही पर्याप्त है, प्रतिफल अपने आप मिट जाएगा। मतलब ये लोग सोचते थे कि यदि पॉलिटिकली हम लोग सक्षम हो गए, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, तो सोशल और इकोनॉमिकल तरक्की हम अपने आप कर लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। यह एक लापरवाही भरी सोच थी जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक में व्याप्त थी। सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ही इसके विपरीत सोचते थे। वे मानते थे कि आर्थिक और मानसिक गुलामी के विरुद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता न देने आजादी मिल भी जाएगी, लेकिन वह काम की न रहेगी। कि मतलब आर्थिक और मानसिक गुलामी से हमें सबसे पहले मुक्त होना पड़ेगा, अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा इससे मुक्त होने के लिए। उसके बाद ही असल आजादी हम महसूस कर पाएंगे। वे विलंब के लिए तैयार थे। गांधी ने जो कार्यक्रम बताए उनकी रूढ़िवादिता या अव्यावहारिकता के बारे में बहस तो हो सकती है, लेकिन बात व्यवहारिकता या अव्यावहारिकता की नहीं थी। दूसरों के लिए आर्थिक और मानसिक दास्ता का सवाल गंभीर और बुनियादी नहीं था। इस मामले में गांधी का कोई असर आजादी के आंदोलन पर नहीं रहा। 1960 से 70 के दशक के बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा यह समझने लगा था कि बौद्धिक गुलामी एक सत्य है। औपनिवेशिक मानसिकता की लंबी चर्चाएं होने लगी। आर्थिक गुलामी को फिर भी इस तबके ने नहीं समझा, इसीलिए बात अधूरी रह गई। औपनिवेशिक मानस के विरुद्ध एक आलोचनात्मक भाव बनी, परंतु उससे निजात का उपाय दिखाई नहीं दिया। मतलब धीरे धीरे करके अभिजात्य या बौद्धिक स्तर के लोगों ने या बुद्धिजीवियों ने यह मानना तो शुरू किया कि हाँ, हम लोग मानसिक गुलामी आज भी कर रहे हैं, लेकिन उससे निजात पाने के क्या कार्यक्रम होने चाहिए इस पर किसी का फोकस नहीं था। सिर्फ लंबे लंबे सेमिनार ही चलते थे इन सब चीजों के डिबेट पर। औपनिवेशिक मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष का कोई कार्य रूप नहीं बना, इसलिए कि आर्थिक उपनिवेश के साथ साथ मानसिक औपनिवेशिकता जुड़ी हुई है। उपनिवेश मूल रूप से एक आर्थिक घटना है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी दूसरे देश में अपना उपनिवेश बनाने का क्या मतलब है कि आर्थिक रूप से उसका शोषण करना, उसके सारे संसाधनों पर अपना कब्जा जमा लेना। आज अंग्रेज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है आज तक? उल्टा मौजूदा सरकार जो है उसने तो ऐसी लूट मचा ली है अपने साथियों के साथ मिलकर कि अब तो उम्मीद से परे है कि यदि ये सरकार नहीं भी रहेगी तो भी कभी कोई तरक्की यहां पर हो सकेगी जल्द से।
इससे ज्यादा विडंबना की बात और क्या हो सकती है कि जिस विकास पद्धति ने एशिया अफ्रीका का इतना विनाश किया, उसके विकल्प ढूंढने की बातचीत भारत के बुद्धिजीवियों ने तब शुरू नहीं की जब तक यूरोप में उस विचार का उद्गम और प्रसार नहीं हुआ। आधुनिक विकास के विध्वंसकारी परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त करना और वैकल्पिक उपायों के अनुसंधान के लिए उपदेश देना इस वक्त बुद्धिजीवियों के एक बड़े समूह का काम हो गया है। मतलब भारत का अपना कोई मत नहीं है, जो यूरोप के देश करेंगे ये उसी में साथ हो लेता है। इस जागृति का प्रेरणा स्रोत भारतीय अनुभव नहीं है, बल्कि यूरोप का पर्यावरण आंदोलन है। इसके प्रेरणा स्रोत गांधी नहीं, शुमाखर या पेट्रा केली हैं। पर्यावरण आंदोलन और गांधी में बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए, बहुत महीन फर्क है। दो अलग अलग अनुभवों का फर्क है। पर्यावरण आंदोलन तब शुरू हुआ जब यूरोप को यह अनुभव हुआ कि पर्यावरण के विनाश का असर यूरोप पर भी पड़ सकता है। मतलब ये जो विकसित देश हैं ये खतरा पहले ही भांप लेते हैं और जैसे ही इन्हें खतरे का आभास होता है ये उससे निपटने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये इस चीज का वेट नहीं करते हैं कि पहले खतरा आकर हमको ध्वस्त करे और तब हम इसके उपाय सोचें। इसके विपरीत गांधी ने क्या किया? गांधी विचार तब शुरू हुआ जब आधुनिक विकास नीति का मानव पर कुप्रभाव दिखाई पड़ने लगा। जब नाश की तरफ ये देश जाने लगा तब जाकर आंदोलन शुरू हुए। मानव पर कुप्रभाव का मतलब यह नहीं है कि नैतिक आचरण बिगड़ने लगे, बल्कि यह कि मानव का शोषण अभूतपूर्व ढंग से होने लगा। कितनी सटीक बात यहां पर बोली है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग गाली गलौज करें या कुछ करें, बल्कि शोषण के नए नए तरीके ढूंढ लें। आज राष्ट्रवाद की चाशनी आप लोगों को चटाई जाती है, लेकिन उसके पीछे का कड़वा सच क्या है कि सारे सरकारी संस्थान बिक गए हैं, रिसोर्सेस पर कुछ खास लोगों का कब्जा हो गया है और देश के जो युवा हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बावजूद भी उनके लिए आज नौकरी के अवसर खत्म कर दिए गए हैं। दुनिया में मानव समूह का इतने बड़े पैमाने पर शोषण कभी नहीं हुआ था जैसा 19वीं और 20वीं सदी में हुआ और 21वीं सदी में होने वाला है। तो अब वो चल रहा है। खासकर भुखमरी पर यंत्रणा दुनिया में कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी। यूरोप में इस तरह की भुखमरी नहीं है, इसलिए वहां पर्यावरण संबंधी आंदोलन है। भारत का पर्यावरण आंदोलन यूरोप की नकल है, इसलिए इसमें भी भुखमरी का सवाल केंद्रीय नहीं है, क्योंकि ये पिछलग्गू की तरह काम करता है, दूसरे को देखकर अंधा अनुकरण करता है। भारत में पर्यावरण ध्वंस का अधिकांश कार्य मानवीय शोषण के लिए और एक विशिष्ट वर्ग की वासनाओं की पूर्ति के लिए होता है। यहाँ विद इन ब्रैकेट भारत में, अफ्रीका में विकास का विकल्प इसलिए जरूरी नहीं है कि पर्यावरण ध्वंस हो रहा है, बल्कि यहाँ पर्यावरण ध्वंसकारी विकास का विकल्प इसलिए चाहिए कि मानव समूहों का विनाश न हो। यहाँ का पर्यावरण आंदोलन कभी भी सफल नहीं होने वाला है जब तक गरीब समूहों को यह ना मालूम पड़े कि यह गरीबी और गैर बराबरी मिटाने का भी कार्यक्रम है। मतलब अब तो जो जनता है उसी को जागरूक होना पड़ेगा। मुश्किल से 10% को छोड़कर भारत के सारे स्वयंसेवी संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डंकल की नीतियों को निर्विरोध आने देना चाहते हैं। विद इन ब्रैकेट स्वयंसेवी संगठन ही मुख्यतः पर्यावरण आंदोलन के वाहक हैं, तो इन्हें फौरन से फंडिंग होती है, इसलिए ये क्यों इस चीज का विरोध करेंगे। लेकिन फिर भी 10% ईमानदार लोग यहां पर भी किशन पटनायक जी ने लिखे हैं। वे गरीब देशों के अत्याधुनिकीकरण और उपभोक्तावाद को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के लिए साफ साफ पर्यावरण की रक्षा का श्रेय भी लेना चाहते हैं। विश्व बैंक, यूनिसेफ और विदेशी मदद की संयुक्त योजनाओं को विद इन ब्रैकेट जैसे सबके लिए स्वास्थ्य या सबके लिए शिक्षा कार्यान्वयन विश्व बैंक उन्हीं के माध्यम से कराना चाहता है। फिर भी इन्हीं में से बहुत सारे लोग विकास का विकल्प ढूंढने की बात कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है, एक क्रूर मजाक है कि मतलब
फॉरेन फंडिंग के चलते ये लोग हर गलत सलत तरीके जो हैं विदेशी कंपनियों की मानने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। और हमने पिछले एपिसोड में भी पढ़ा था कि ये जो बड़े बड़े राजनेता हैं या IAS IPS अधिकारी हैं, ये किस तरीके से दोहरी लूट लूटते हैं। एक तो विदेशी फंडिंग से भी पैसा लेते हैं और भारत सरकार से भी पैसा लेते हैं काम करने का। तो ये हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। यदि आपका मिस हो गया हो तो आप पिछला एपिसोड दोबारा सुन सकते हैं। विकास के विकल्प के बारे में कुछ यूरोपीय व्यक्ति सोच रहे हैं, लेकिन यह कोई धारा या आंदोलन नहीं है। पर्यावरण आंदोलन के साथ उनके अनुभव में उपभोक्तावाद का टकराव नहीं है, क्योंकि पर्यावरण आंदोलन उनके उपभोक्तावाद को अधिक पुष्ट और परिष्कृत करता है और स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। मतलब यूरोप में काम जो है वो काफी ईमानदारी से होता है, क्योंकि वहां की जनता जो है वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, शिक्षित है। और यहाँ पर अशिक्षा और अंधविश्वास पाखंड इतना ज्यादा है कि लोगों को उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। आधुनिक विकास पद्धति का विकल्प गैर आधुनिक ही होगा। गैर आधुनिक का मतलब पीछे चलना। गुलामी के अभ्यस्त दिमाग को गैर आधुनिक होने की बात से डर लगता है। इससे घबराहट होती है कि कोई कह देगा कि तुम देश को पीछे ले जाना चाहते हो। यह आरोप सुनकर बड़े से बड़े गांधीवादी और भारतीयवादी अपनी बात कहते कहते थोड़ा रुक जाते हैं। पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि आप जो है गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर नाचने लगें। पीछे चलने का मतलब यह है कि विदेशों में पढ़ने ना जाकर अपनी ही यूनिवर्सिटीज को पहले दुरुस्त किया जाए, अपने सिस्टम को पहले पुख्ता किया जाए, उसके बाद विकास में आगे बढ़ा जाए। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि यहाँ के जो लघु उद्योग हैं पहले उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको कमाने के अवसर दिए जाएं, फिर जाकर विदेशी कंपनियों के निवेश यहाँ पर बुलाए जाएं। गांधी के हिंद स्वराज की खूबी यही थी कि उसमें झिझक हिचक नहीं थी। हिंद स्वराज भारत को 18वीं सदी में ले जाने का एक आह्वान था, ताकि गुलामी से पहले वाली स्थिति में खड़े होकर हम अगली नई यात्रा शुरू कर सकें। पीछे ले जाने का आरोप लगाने वाले वाकई महामूर्ख होते हैं, क्योंकि समय के बारे में उनका जो अपना दर्शन है विद इन ब्रैकेट सरल रैखिक समय, उसमें पीछे जाना कभी होता ही नहीं है। वैसे तो युद्ध को छोड़कर और कहीं पीछे हटना अपमानजनक नहीं लगता है। युद्ध में भी सम्मानपूर्वक पीछे हटने की अनुमति रहती है। लोग पीछे न हटे, आगे बढ़ते जाएं, इसको पक्का और कानूनी बनाने के लिए डंकल का दस्तावेज आया हुआ है। तीसरी दुनिया के देशों की सारी विकास योजनाएं अब इसी के द्वारा नियंत्रित होंगी। आधुनिक विकास पद्धति के ढांचे के बाहर किसी को रहने नहीं दिया जाएगा। विकास से तंग आकर पीछे लौटने की कोशिश करने वालों के लिए यह दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इससे यूरोपीय समूहों को क्या लाभ होने वाला है, ये बात तब तक साफ नहीं होगी जब तक 21वीं सदी की एक सच्चाई के बारे में हम अध्ययन नहीं कर लेते। तो अब 21वीं सदी चल रही है और यहाँ पर भारत में जो उत्पात मचा हुआ है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में जब बाढ़ आई हुई है जबरदस्त तरीके से, कुछ दिन तो टीवी चैनल्स ने उसको कवर किया, उसके बाद बिल्कुल उस पर बोलना बंद कर दिया। क्यों पूरे पहाड़ के पहाड़ ढह जा रहे हैं मामूली बारिश में भी? उसके पीछे यही आधुनिकतावाद है कि सारे संसाधनों को वहां से खोद खोद कर निकाला जा रहा है और जितने भी आदिवासी लोग हैं उनको मार मार कर वहां से भगाया जा रहा है। ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसी आंदोलन को कहीं कोई कवरेज नहीं मिल रही है और ये सब कुछ इंटेंशनली किया जा रहा है, सब चीजों को छुपाया जा रहा है। आज भी हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, पहाड़ ढह रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी वास्तविकता यह होगी कि जनसंख्या के मुकाबले विश्व के कुल प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात में एकाएक घोर कमी दिखाई देगी। आने वाले 40-50 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, प्राकृतिक संसाधन का परिमाण क्या होगा और आधुनिक विकास को शानदार ढंग से बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रति व्यक्ति उपयोग कितना होना चाहिए, इस तरह की कुछ बातों को इकट्ठा करके उसका एक गणित बताया जा सकता है और उस गणित से कुछ सामाजिक आर्थिक निष्कर्ष भी निकल सकते हैं।
एक निष्कर्ष तो यह निकलता है कि जब प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधन के अनुपात में घोर कमी आ जाएगी तो विकास और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की दर बनाए रखने के लिए करोड़ों करोड़ लोगों का बलिदान करना होगा। और ये आज किया जा रहा है। इतनी बाढ़, इतना भूस्खलन होता है, इतने हजारों लोग मर जा रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? वही सारे लोग ना, विकसित देश से लेकर अपने देश के अभिजात्य वर्ग और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो अपने देश की परवाह नहीं कर रहे हैं, वे जितना भी विकास चाह रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर चाह रहे हैं। अडानी खुद ही अमीर होना चाह रहा है, वो ये नहीं चाह रहा कि पूरा देश जो है वो साथ में उसके अमीर हो। बाकी बिजनेस टाइकून्स का भी यही हाल है और सरकार किन के हाथों की कठपुतली है ये भी अब आप समझिए। बहुत सारी स्थानीय आबादियों का सफाया करना पड़ सकता है। जिस तरह उत्तरी अमेरिका में एक बार हुआ था, विद इन ब्रैकेट, उससे छोटे पैमाने पर सोवियत रूस में भी एक बार हुआ था, जर्मनी में भी एक बार ऐसा हुआ था। यानी यूरोपीय लोग इस तरह की कार्यवाहियों से अपरिचित नहीं हैं। जनहत्याओं और नरसंहार की बजाय आर्थिक योजनाएं ही ऐसी बनाई जाएंगी कि सफाया अपने आप होने लगेगा। अब इसके आगे जरा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से सरकार योजनाएं बना रही है। अब 21वीं सदी में मौजूदा सरकार पिछले 10 साल में जो काम कर रही है उसका एनालिसिस या मूल्यांकन अब आप इस बात से कर सकते हैं लेख के अंतिम पैराग्राफ से। लगातार भुखमरी, महामारी या प्यास से कल्याणकारी प्रतिकारों के अभाव में झुंड के झुंड लोग तड़प तड़प कर स्पष्ट लेकिन धीमी गति या मात्रा में मरने लगेंगे। तब 21वीं सदी में उसे दैवीय विनाश या विकास की कीमत कहकर चर्चा से ओझल कर दिया जाएगा। और कोरोना काल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जहां दूसरे लोग हर संभव प्रयास कर रहे थे अपने देश के लोगों को बचाने का, वहीं भारत में क्या माहौल था। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग तड़प तड़प कर मर गए। कोरोना के पेशेंट्स को किस तरीके से रखा गया अलग थलग, कहां से कहां ले जाया जा रहा था। रेलगाड़ी जो है वो कैसे रास्ता भटक जा रही थी। ये किस तरह का विज्ञान है कि रेलगाड़ी अपनी पटरी से हटकर दूसरे रास्ते चली जा रही थी। छोटे छोटे बच्चों को ऑक्सीजन की कमी से मार डाला जा रहा है। ये सभी कुछ हमने अपने आंखों से देखा है। कोई 18वीं या 17वीं शताब्दी की ये बात नहीं है। दो तरह की परिणतियां दिमाग में आती हैं। पहली वे कि जिसकी चेतावनी पर्यावरणवादी देते हैं, धरती ही नष्ट हो जाएगी, यानी पूरे मानव समाज के निश्चिह्न होने का एक डर है। दूसरी परिणति ज्यादा व्यावहारिक लगती है क्योंकि मनुष्य एक आशावादी जंतु है। इस परिणति का ये खुलासा बनता है कि मानव समाज का कोई 1/4 हिस्सा अभी भी ऐसा इंतजाम करे, विद इन ब्रैकेट जो योग्यतम है वही कर सकता है, कि विकास को बनाए रखने के महान उद्देश्य से विद इन ब्रैकेट प्रेरित होकर बाकी दुनिया के संसाधनों का इस्तेमाल वह अपने लिए करे। आजकल यही हो रहा है। और उसके अलावा सुनामी भी हमने देखी। ये सब हमारे इंसानी लालच का नतीजा थी। इसके फलस्वरूप स्थानीय आबादियां अपने ही संसाधनों का उपयोग से वंचित होकर नष्ट हो जाएंगी। लेकिन मानवों के सर्वाधिक योग्य और सभ्य हिस्सा जीवित रह जाएगा और मनुष्य के विकास का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो आपने ये कहानियां अक्सर पढ़ी होंगी। जब पूरे पृथ्वी पर प्रलय हो जाता है तो श्रद्धा और मनु, जैसा कि जयशंकर प्रसाद अपने आधुनिक ग्रंथ कामायनी में लिखते हैं, श्रद्धा और मनु, एक स्त्री और एक पुरुष जिंदा रह गए थे जिसे हम आदम और हवा या एडम और ईव भी कहते हैं, और फिर उन्होंने दोबारा से सृष्टि का निर्माण शुरू किया। ये उस तरह की कहानी शुरू हो जाएगी। यह योजना संभवतः डंकल प्रस्ताव में निहित है। इसका औचित्य पश्चिम के 2 प्रसिद्ध समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध होता है। एक है मालथसियन सिद्धांत और दूसरा है योग्यतम समूहों के जीवित रहने अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत। कोई तीसरा उपाय है या नहीं, इसकी चर्चा वे लोग करेंगे जिनको दोनों परिणतियां अनुचित या अनैतिक प्रतीत होती हैं। तो ये
थर्ड टॉपिक यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बारीकियां समझ में आई होंगी। वैसे तो किशन पटनायक जी ने 3 दशक पहले इन सब चीजों के बारे में लिख दिया था, और उस समय जब लिखे गए थे ये लेख, उस समय भारत की आबादी है वो 80 करोड़ थी, और अब ठीक उसके करीब करीब दुगनी है, 140 करोड़ है। संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इतने बड़े देश में होना शायद मुमकिन भी ना हो, लेकिन सरकार एक ईमानदार कोशिश भी ना करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है मैंने अपनी बात जो है ठीक तरीके से आप लोगों के सामने रखी है। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा उसे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है कि इनसे आप कुछ सीख सकते हैं, तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें जरूर स्प्रेड कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और लोगों से करवाइएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।